नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं लैंडस्लाइड के बारे में। यह घटना भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर देखी जाती है और इससे मानव जनधन को नुकसान होता है या हानि पहुंचती है। तो इससे संबंधित बातों को समझेंगे। समझने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना है, वो आप लोगों को देनी है। पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल संस्कृति आईएएस की तरफ से ऑनलाइन एक कोर्स शुरू किया गया है जिसका नाम है बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स ये कब से शुरू हो रहा है? तो यहाँ पर देखें, ये कोर्स 4 सितंबर 7 पीएम शाम से शुरू हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो फीस थी अभी इतनी रखी गई है। जो ओरिजिनल फीस है वो इतनी है, अभी आपको इतने में मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद। ध्यान ये रखना है कि यह जो कोर्स है इसमें ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल है। अगर आप एक बार देने में सक्षम नहीं हैं तो आप ईएमआई की सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ कोर्स में क्या क्या बातें शामिल हैं, क्या क्या आपको मिलेगा, तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। इसकी वैधता अर्थात कोर्स शुरू होने से 1 वर्ष तक रहेगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि असीमित बार देखने की सुविधा आप लोगों को दी जा रही है। साथ ही साथ प्रतिदिन इसमें 2 कक्षाएं होंगी, 2 कक्षा नियमित क्लास टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ प्रत्येक विषय और खंड की बात करें तो प्रिंटेड नोट्स भी आप लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप जो क्लास में चीज़ें बताई जा रही हैं उसके साथ साथ उससे सहयोग ले सकें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना था, वो मैंने किया। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए, अगर कहीं कुछ लेने में दिक्कत आ रही है, तो 9555 124 124 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो कॉलिंग टीम है आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और जो भी अपेक्षित आपको जानकारी चाहिए वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लें, डेवस्ट्रेशन कंटिन्यूअस इन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में एक लैंडस्लाइड की घटना हुई है और उस घटना में ये कहा गया है 8 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो कोलैप्स हो गई है इन कुल्लू। कहाँ पर? तो ये कुल्लू में। अब इससे संबंधित बातों को हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आपदा प्रबंधन जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे मुख्य परीक्षा में शामिल है, उससे संबंधित बातों को यहाँ समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। देखिए, चर्चा में इसलिए है कि भूस्खलन की घटना हुई है। 8 मंजिली इमारत थी, वो कोलैप्स कर गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं वैसे ही ये बिल्डिंगें गिर गई हैं। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये कुल्लू जिले अर्थात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो क्षेत्र है आनी, उस क्षेत्र में ये घटना हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि भूस्खलन क्या है। उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि यह एक आपदा है। आपदा दरअसल किसको कहते हैं? आपदा का मतलब एक ऐसी घटना जो अनपेक्षित हो, अर्थात जिसके बारे में हम अभी कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा से नहीं हो रही है, वो कभी भी हो सकती है। तो यह एक ऐसी अनपेक्षित घटना है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती, अर्थात ये प्राकृतिक आपदा है। मानव जनित आपदा भी हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी आपदाएं होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती हैं। ये आपदाएं थोड़े समय में और बिना किसी चेतावनी के घटित होती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन की जितनी क्रियाकलाप हैं, जो भी उसकी दिनचर्या है, सब कुछ अवरुद्ध हो जाती हैं। अब इससे संबंधित और क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपदा में क्या बचाव किया जा सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। भूस्खलन क्या है? तो एक स्थल खंड है और यह प्राकृतिक आपदा है। ये कहा जा रहा है कि स्थलीय प्राकृतिक आपदा है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो सड़क थी, ये सड़क बारिश की वजह से यहाँ से ये जमीन अर्थात आप मिट्टी कह सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गई है। नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा है। क्या होता है इसमें? तो जो आधारशिलाएं हैं, आधारशिलाओं का मतलब आप पत्थरों की बात कर सकते हैं, भूमि की भी बात कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे अलग अलग प्रकार, वो अपने स्थान से खिसक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो दरअसल जब यहाँ बारिश हुई,
यहाँ पर पानी धीरे धीरे इसमें रिस करके गया और रिस करके गिरने के बाद यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल वो काम कर रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आने के बाद ये खिसक गया। खिसकने के बाद कई तरह की आपदाएं हो सकती हैं। ये ढलान से नीचे खिसक करके जाता है, जैसे चट्टान की बात कर सकते हैं, मलबे हो सकते हैं या भूमि का एक समूह हो सकता है। अभी भूमि के समूह को देखेंगे। आपदा कब? तो जब मानव जीवन और संपत्ति को ये नुकसान पहुंचाता है तब हम इसे कहते हैं कि यह एक आपदा है। साथ ही साथ यहाँ यह भी समझने वाली बात है कि इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का प्रवाह, एक हिस्सा स्लाइड हो गया अर्थात नीचे चला गया। जन संचलन की बात है, कीचड़ का प्रवाह जो है वो भी हो सकता है, कहीं पर है और अचानक से वो खिसक करके नीचे चला गया। जो घूंडी फिसलन है ये भी देखने को मिलता है, और जो हिम है अर्थात बर्फ, उसके भी फिसलन की घटनाएं होती हैं। बर्फ जमी हुई है चोटियों पर या ऊंचाई पर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा या किसी अन्य कारण से वो खिसक करके नीचे आ गया। ये घटना आप कहाँ देख सकते हैं? तो बाहुबली अगर आपने देखा है तो बाहुबली में ये घटना दिखाई गई है। जब उसमें बाहुबली हैं वो अपनी जो देवसेना है उसके साथ कैसे एक जो पेड़ की छाल है उसको लेकर के निकलते हैं। तो वहाँ पर जो बर्फ़ की तूफान और बर्फ़ जो नीचे आ रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। तो वहाँ से आप कल्पना कर सकते हैं, इसे कोरिलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा है ये पर्वत का हिस्सा, यहाँ से आप कह सकते हैं भूमि का हिस्सा, यहाँ से ये खिसक करके नीचे आ रहा है। यह लैंडस्लाइड है, इस तरह की घटनाएं। और ये जो नदी है लगातार ये जो नदी जा रही है ये कटाव करती जा रही है, और धीरे धीरे ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये फिसलन की घटनाएं होंगी, अर्थात भूमि का हिस्सा यहाँ से नीचे गिरेगा गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में। ये कम विनाशकारी हो सकते हैं। कम विनाशकारी, साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम विनाशकारी किससे? लैंडस्लाइड किससे कम विनाशकारी होता है? भूकंप से, चक्रवात से, सुनामी से। क्योंकि इनके जो परिणाम होते हैं ये काफ़ी दूरगामी परिणाम होते हैं। भूकंप आया और पूरी की पूरी एक बस्ती या एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित किया, वहाँ पर लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। बिल्डिंगें कोलैप्स कर गई। बिल्डिंगों के कोलैप्स करने के साथ साथ जो चक्रवात है एक क्षेत्र विशेष में आया और उस क्षेत्र की पूरी आबादी को प्रभावित कर दिया। सुनामी में भी ऐसे ही आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि भूस्खलन के प्रकार कौन से हैं। तो फॉल्स की बात करें, फॉल मतलब गिरना, फॉल्स की बात की जा रही है। चट्टान या ढलान से चट्टानों या मलबे का गिरना। परिणाम ये होता है कि पहाड़ की जो तलहटी है, अब जैसे ये वाला क्षेत्र आप मान सकते हैं ये पहाड़ है और ये इसकी तलहटी है। तो यहाँ से अगर ये फिसलन हो रहा है तो ये जो तलहटी है यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ हैं, मलबा इकट्ठा हो जाएगा, और मलबा इकट्ठा होने से अगर यहाँ पर सड़क है, कोई अवसंरचना है तो वो बाधित हो सकती है। टापल्स की बात करें तो इसका कारण क्या होता है? चट्टानों का टूटना। चट्टान टूटते हैं और टूटने के बाद गिरना शुरू हो जाता है। बिना ढहे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, झुकाव के कारण ये घटना होती है। अब इसी से संबंधित स्लाइड की बात किया जाए तो चट्टानें या मलबा या मिट्टी, ये ढलान जो बनाने वाली सामग्री है उससे ये फिसलन होती है, और फिसलन के दौरान आप ये देख सकते हैं, और ये मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है। इसका जो हिस्सा है अर्थात इसका जो बेस है, पूरी बिल्डिंग का बेस यहाँ से गायब हो रहा है। गायब होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि यह कोलैप्स करेगा। फैलाव की बात की जाए तो हल्की ढलानों या समतल भूभाग पर ये इसका विस्तार देखने को मिलता है या फैलाव देखने को मिलता है। अब इसी से संबंधित कुछ पिक्चरों को देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोटेशनल बताया गया है कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा हिस्सा ही आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका एक खंड, ब्लॉक, पूरा ब्लॉक ही टूट करके आगे निकल आ रहा है। यहाँ पर रॉक फॉल की बात करें तो धीरे धीरे ये टूट टूट करके नीचे अर्थात जो भूमि है समतल भूमि पर वहाँ आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसे कई बार आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं अराड टूटना। तो आप देखते हैं कि नदी का जो हिस्सा होता है यहाँ पर वो धीरे धीरे कटाव कर दिया, या हमने इसको ऐसे कटाव कर दिया, किसी भी मानवीय कारणों से ये कटाव हो गया। कई बार मिट्टी के लिए या कई बार कई बहुमूल्य धातुओं के लिए हम खुदाई करते हैं और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। ऐसे होने के बाद ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर था ये टूट करके नीचे गिर गया।
साथ ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डेब्रिस है, डेब्रिस फ्लो यहाँ से पूरी मिट्टी इधर फिसल करके आ गई। यहाँ पर डेब्रिस भी यहाँ पर भी दिखाया गया है कि ये जो हिस्सा है ये काफ़ी हिस्सा इधर फिसल करके आ रहा है। ये आप देख रहे हैं अर्थ फ्लो, अर्थात मिट्टी का पूरा एक हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जा रहा है। यहाँ पर क्रैब की बात करेंगे, क्रैब भी आपको दिखाई दे रहा है और ये हिस्सा आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये टूट टूट करके आगे आ रहा है। तो अलग अलग प्रकार में ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी घटनाएं आप इसे लैंडस्लाइड कह सकते हैं। ठीक है, कुछ और बातें यहाँ पर देखें, भारत में भूस्खलन का कारण क्या है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार ये घटनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं। जैसे केरल की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें। तो जो दो पहाड़ी राज्य हैं उन पहाड़ी राज्यों के बारे में बात की जा रही है। फिलहाल अभी जो घटना हुई है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई है। तो भारत में भूस्खलन का कारण क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि मानवीय हस्तक्षेप होता है। मानवीय हस्तक्षेप कैसा है, तो वनों की कटाई की वजह से जो भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं वो भारत में होती हैं। अब होता क्या है, जो ये जंगल है इसको काट देते हैं। अगर ये हिस्सा आप देख रहे हैं तो जो जड़ें होती हैं, अर्थात वन या जो पौधे होते हैं उनके जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध करके रखते हैं। जो छोटे छोटे पत्थर हैं या कंक्रीट है उनको बांध करके रखने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वनों की कटाई हो जाए तो मिट्टी और चट्टानों के जो बंधनकारी गुण होते हैं उसमें कमी आ जाती है और कमी होने के बाद पानी को उप सतह, अर्थात जो ऊपरी सतह है ये यहाँ पर रिसने लगते हैं। रिसने के बाद जैसे ही उपयुक्त दशाएं बनती हैं, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव होता है, धीरे धीरे ये गिरने लगते हैं, अर्थात लैंडस्लाइड होने लगता है। ऊपरी मिट्टी ये कहा जा रहा है कि उससे कमजोर हो रहा है। क्षेत्र की बात किया जाए तो इस तरह की घटनाएं हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि यह जो स्थिति है हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है। साथ ही कुछ और बात देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारी वर्षा और भूकंप की घटनाएं भी जो होती हैं उससे भी लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। जैसे भूकंप आया और पूरे क्षेत्र को हिला दिया तो जो मिट्टी अपनी पकड़ बनाए हुई थी वो धीरे धीरे उसकी पकड़ छूट जाती है और छूटने के बाद ये घटना होती है। तो भारी वर्षा हुई, मिट्टी कमजोर हो गया, फिर भूकंप आया और उसने पूरा उसको झकझोर के रख दिया और झकझोरने के बाद ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो इससे जो भारी वर्षा और भूकंप, कुमायूं हिमालय, यहाँ पर 40% से अधिक घटनाएं इसी वजह से होती हैं। उदाहरण की बात की जाए तो 2021 में जो तलाई गांव है महाराष्ट्र का, वहां पर भारी बारिश हुई और भूस्खलन की घटना देखी गई। खुदाई की बात की जाए तो अगर खनन या उत्खनन का कार्य किया जाता है, इसे हम मानवीय गतिविधियां मानते हैं, मानवीय गतिविधि कहा जाता है या हस्तक्षेप आप कह सकते हैं। तो मानव गतिविधियों से वनस्पति जो आवरण है धीरे धीरे खत्म होता है। खत्म होने के बाद वही स्थिति, अर्थात जो उसकी जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं, अब वो स्थिति कमजोर हो गई और मिट्टी की जो बजरी है वो हट जाती है और हटने के बाद भूजल धारण उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। कमी से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो भूकंप हुई और फिर भारी वर्षा हुई तो जो ढीले मलबे हैं वो, या फिर आप कह सकते हैं जो गीली मिट्टी है, वो धीरे धीरे स्लाइड करने लगती है या एकाएक भी स्लाइड करने लगती है। तो ये घटनाएं हम देखते हैं। साथ ही कुछ और बातें यहाँ पर देखें, स्थानांतरण जो कृषि है, स्थानांतरण जिसे आप ऐसे भी कहते हैं झूम कृषि, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के जो जंगल हैं उनको जला करके हमने कृषि किया और कृषि करने के बाद फिर यहाँ से जब ये मृदा यहाँ से अनुपजाऊ हो गई फिर दूसरे स्थान पर गए, यहाँ के जंगलों को जलाया और जंगलों को जला करके कृषि किया और फिर वहाँ से भी स्थानांतरित हो गए। तो जहाँ पर भी ये आग की घटना हुई, ये झूम कृषि किया गया, वहाँ की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है क्योंकि जंगलों को जला दिया गया है। जो पौधे हैं उनकी जड़ें नहीं हैं और जड़ें नहीं हैं तो ये मिट्टी कमज़ोर होगी और कमज़ोर होगी तो वर्षा या भूकंप की स्थिति में ये भूस्खलन की घटना देखी जाएगी। साथ ही ऊपरी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और भारी वर्षा के दौरान ये कटाव होता है। भूस्खलन के प्रति ये जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक संवेदनशील होता है। इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शहरीकरण जहाँ जहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, आप ऐसे भी कह सकते हैं उसका दायरा बढ़ रहा है, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। क्षेत्र विशेष में अगर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो वहाँ पर अवसंरचना निर्माण का भी दबाव सरकार पर पड़ता है
और अवसंरचना निर्माण की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वाणिज्यिक आवास परियोजनाओं का निर्माण, इससे जो भूस्खलन की घटनाएं हैं उनकी आवृत्ति वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे मान लीजिए ये जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, अब यहाँ दबाव बन गया और दबाव बनते ही जैसे शहरीकरण बढ़ा, यहाँ पर अवसंरचना डेवलप करने की मांग बढ़ी और सरकार यहाँ इन पहाड़ों को काट करके या इस हिस्से से सड़क या पुल का निर्माण कर दिया गया, रेल अवसंरचना का निर्माण कर दिया गया। अब सोचिए अगर यहाँ से लैंडस्लाइड होता है तो ये जो क्षेत्र है ये हमेशा वल्नरेबल अर्थात संवेदनशील बना रहेगा। वाणिज्यिक आवास परियोजनाओं के साथ साथ यहाँ पर भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ रही है। ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं अर्थात जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं उनको भी शरण दिया गया है और बाकी जो भारत की आबादी है वहाँ पहले से ही दबाव बढ़ाए हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर खतरा बढ़ गया है क्योंकि आबादी का दबाव ज़्यादा है। साथ ही साथ कुछ और बातें देखें, भारत के भूस्खलन एटलस की बात किया जाए तो इसे तैयार किसने किया है? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। दरअसल ये बताता है कि भारत के किन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और उन घटनाओं को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनके कारणों पर भी विचार करता है। साथ ही साथ उन घटनाओं की तीव्रता और उनकी मात्रा को भी ये एकत्र करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि हम उपग्रह से डेटा लेते हैं। साथ ही अखिल भारतीय डेटाबेस के अनुसार 2 दशक में ये बताया गया है, इस एटलस के अनुसार 80,000 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जो शामिल संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको बताया गया है कि भारत के 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए वल्नरेबल बने हुए हैं अर्थात यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। हिमालय की बात किया जाए और पश्चिमी घाट की बात की जाए तो भारत में इन क्षेत्रों में ये घटनाएं बढ़ती हैं या इन घटनाओं की बारंबारता देखने को मिलती है। सबसे अधिक भूस्खलन की बात किया जाए तो 1998 से लेकर के 2022 के दौरान हुआ। ये घटनाएं कहाँ पर हुई? तो उत्तराखंड में, केरल में, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इसी में बात कर लिया जाए तो 25 वर्षों में 12,382 भूस्खलन की घटनाओं के साथ मिजोरम पहले स्थान पर है। वर्ष 2017 में अकेले यहाँ पर 8,926 घटनाएं दर्ज की गई थी। वहीं जो उत्तराखंड है इसका इस मामले में दूसरा स्थान है। चिंताजनक स्थिति की बात किया जाए तो उत्तराखंड और केरल है। उत्तराखंड में जनवरी जोशीमठ में भूमि धसाव की घटना देखी गई थी। 1998 के बाद ये बताया जाता है कि उत्तराखंड में दूसरी सबसे बड़ी घटना देखी गई थी। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर केरल की बात करें तो वर्ष 2018 में सदी की सबसे भीषण बाढ़ की घटना देखी गई थी केरल में और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। वर्षवार भूस्खलन की घटनाओं की बात की जाए तो 2018 में यहाँ पर 5,191 घटनाएं दर्ज की गई थी। 19 में 756 और यहाँ 20 में 9 घटनाएं और फिर से यहाँ पर 19 के करीब घटनाएं और 2021 में 29 के करीब घटनाएं यहाँ पर दर्ज की गई थी जो किससे संबंधित थी? तो भूस्खलन की घटनाएं थी। अपने आप में ये आंकड़ा बताता है कि भारत इसके लिए वल्नरेबल बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बात करें तो सर्वाधिक संवेदनशील इस मामले में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला है। 147 संवेदनशील जिलों में ये शीर्ष स्थान रखता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भूस्खलन घनत्व अर्थात उसकी बारंबारता देखी जाती है। कुल आबादी और घरों की संख्या भी यहाँ पर सर्वाधिक है, इसलिए भी यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो आपदाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आपदाओं को हम 2 प्रकार में बांट करके देखते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरी मानव जनित आपदा। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो कौन कौन सी हैं? जैसे बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा हुआ, भूकंप, शीतलहर की घटना हुई, गरज के साथ जो हैवी रेनफॉल हो गया, गर्म तरंगे चलना, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। कीचड़ का फिसलना, जो लैंडस्लाइड कहते हैं वैसे ही कीचड़ आपको दिखाई देगा कि ये फिसल रहा है तो उससे भी समस्याएं होती हैं। आंधी, ये भी प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा चक्रवात, तूफान इत्यादि। मानव जनित आपदाओं की बात करें, आग लगना, महामारी, वनों की कटाई। महामारी अभी हमने देखा 2021 से लेकर के 22 तक लगातार झेला। 23 में भी लगातार उसकी कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिली।
झींगा पालन के कारण प्रदूषण भी फैलता है, रासायनिक प्रदूषण, युद्धों के कारण भी आपदाएं बढ़ती हैं। सड़क, ट्रेन, रेल दुर्घटनाएं, दंगे, विषाक्त भोजन, औद्योगिक आपदाएं या संकट, पर्यावरण प्रदूषण या नाभिकीय एवं विकिरण जो दुर्घटनाएं होती हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो जो भोपाल गैस त्रासदी इसी तरह की आपदा है। मानव जनित आपदा है क्योंकि वहां पर रख रखाव नहीं किया गया था। भूस्खलन के रोक के उपाय क्या हैं? अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि इसका अनुमान लगाना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं बारंबार हुई हैं या इस तरह की घटनाओं की बारंबारता देखी गई है। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर नियंत्रण और प्रबंधन के उपाय किए जा सकते हैं, उसका विश्लेषण किया जा सकता है और भविष्यवाणी की जा सकती है। पिछले अनुभवों से हम सीख लेते हुए उस क्षेत्र विशेष में मानव बस्तियों को बसने से या बनाने से रोक सकते हैं। तो इसका जो प्रभाव है उसको हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ भूस्खलन की आवृत्ति का आकलन हम कर सकते हैं ताकि उस क्षेत्र विशेष में हम जाने से बचें या उसके प्रभाव में आने से बचें। साथ ही साथ यहाँ पर भू जो आकृति नियंत्रक कारक है, भू आकृति नियंत्रक कारक इसके लिए कहा गया है कि जो भू विज्ञान है, भू आकृति कारक और ढलान, इनका हम अध्ययन करें, इनसे हम मदद लें, भूमि उपयोग पर ध्यान दें, वनस्पति आवरण को बढ़ाएं और मानवीय जो गतिविधियां हैं उन क्षेत्रों में जहां पर हो सकता है उनको हम कम करें या नियंत्रित करें। नियंत्रित करने के साथ साथ भूस्खलन की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, तो यहाँ पर क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि जैसे आप उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, केरल की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जो पहाड़ी राज्य हैं उन सभी राज्यों की बात करें, उन सभी क्षेत्र विशेष में हमें विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है कि अगर कोई परियोजना निर्माण किया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं या कृषि किया जा रहा है, कृषि कार्य, तो उन सभी कार्यों को हमें देखना पड़ेगा कि उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। साथ ही यहाँ पर निर्माण और विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। खड़ी और मध्यम जो ढलान है उन क्षेत्रों में निर्माण विकास गतिविधियों को रोकना चाहिए। साथ ही जो सड़कें बनाई जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, ब्रिज या रेल लाइन बनाया जा रहा है, उन्हें रोकना चाहिए। और इसी से संबंधित जो चार धाम परियोजना है उसकी आप बात कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जो वनीकरण कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देना चाहिए। बांधों का निर्माण अगर हो रहा है तो ये देखना चाहिए पानी के बहाव को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हमें बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। अवैज्ञानिक तरीके से बांधों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करना भी आवश्यक है, तो कृषि के लिए हमें सीढ़ीदार कृषि करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव कम हो। हतोत्साहित करना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में किस चीज़ को, तो झूम कृषि को हतोत्साहित करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें। साथ ही साथ भूस्खलन से पूर्व की बातों को देखें तो भूस्खलन से पूर्व हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्र में जोखिम को समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितने जोखिम हैं। आपदा योजना का निर्माण कर सकते हैं, चेतावनी संकेतकों को हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं और अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर स्थानांतरण अर्थात वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति की बात की जाए तो यह टास्क फोर्स किस पर है, किससे संबंधित है, तो भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण से इनके विभिन्न घटकों की बात किया जाए तो विभिन्न घटकों से संबंधित है और ये बताता है कि विशेषज्ञों के 6 उप समूह इसमें बनाए गए हैं। ये 6 उप समूह कौन कौन से हैं? उप समूह ए की बात करें तो ये भूस्खलन जोखिम मानचित्रों का निर्माण करता है। दूसरे समूह में निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास किया जाता है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम तीसरे चरण में। चौथे चरण में जो हितधारक हैं उनका क्षमता निर्माण किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर ऐसी घटना होती है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जो पांचवा उप समूह है इसमें पर्वतीय क्षेत्र के विनियमन की बात होती है और उससे संबंधित नीतियों को तैयार किया जाता है, नीतियों को तैयार करना इसमें शामिल है। जो छठा है इसमें भूस्खलन के स्थिरीकरण, समन और भूस्खलन प्रबंधन से संबंधित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के निर्माण की बात कही गई है कि एक विशेष प्रयोज्य वाहन बनाने की आवश्यकता है और इन सभी गतिविधियों के माध्यम से, इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं अर्थात इस तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित एक त्रिस्तरीय या 3 तरह की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं,
तो आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। जब आपदा से पहले की बात होगी तो हमें ये देखना चाहिए कि आपदा से जुड़े आंकड़े हमारे पास कितने हैं, उन सूचनाओं को एकत्र करना चाहिए और आपदा जो संभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का मानचित्रण भी करना चाहिए। आपदा के समय हम क्या कर सकते हैं, तो युद्ध स्तर पर बचाव कार्य को हम शुरू कर सकते हैं, राहत कार्य को शुरू कर सकते हैं। जैसे आपदाग्रस्त जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से लोगों को निकाला जा सकता है, दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है और टेम्परेरी जो आश्रय स्थल हैं उनका निर्माण किया जा सकता है, राहत कैंप का निर्माण किया जा सकता है, वहाँ पर जलापूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की जानी चाहिए, जल और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ साथ जब आपदा खत्म हो गया या आपदा के बाद की स्थिति या पश्चात की स्थिति कह सकते हैं, तो जो उससे प्रभावित लोग हैं उन लोगों के बचाव के साथ साथ पुनर्वास, भविष्य में पुनर्वास सुनिश्चित करने के साथ साथ आपदाओं से निपटने के लिए उनके क्षमता निर्माण को ध्यान में रखना चाहिए या क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये मुख्य परीक्षा से संबंधित जो बातें थी इनको हमने देखा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।